आप जबरदस्ती किसी के अंदर घुस करके गलत जवाब निकलवाने का प्रयास कर। हाँ, जबरदस्ती घुसने का प्रयास कर। मैं तो सवाल पुट कर रहा हूँ, रार का बिंदु क्या है? आपकी और पार्टी के बीच में एक रार की खबरें जो चल रही हैं, दरार जो दिखाई दे रही है, उसमें उसका बिंदु क्या है? कब की घटना है ये? अगस्त 2020 की। आज क्या है? दिसंबर 2021। अब तक आपने क्यों नहीं पूछा अगस्त 2020 में? 2020 में मैं यहाँ थाने में आपसे दिसंबर 2021 से मिलने आया हूँ यार। आप अरे राधा मोहन जी, आप ऐसी बात कहेंगे कि मैं आपसे तब मिलने क्यों नहीं आया? आप फिर बोलेंगे आप 84 में कहाँ थे? ये तो बात तो मैं जब होगी तभी ना होगी सर। अब आप हमारी बात आप समझें। आप बोल रहे हैं कि आप बोल रहे हैं कि ये महत्वपूर्ण नहीं है, ये सवाल उठा मतलब महत्वपूर्ण है हमारे लिए सर। आपको जवाब नहीं देना हो तो वो दूसरी बात है, लेकिन महत्वपूर्ण इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ सर। राधा मोहन जी सबको यही लगेगा कि चुनाव के पहले राधा मोहन जी अपना हिसाब किताब सेटल रखना चाह रहे हैं, इसलिए बात नहीं करना चाह रहे हैं। यही लगेगा कि आप चुनाव को खराब करने के लिए जानबूझ के सवाल पूछ रहे हैं। आईपीएस अफसर को आप बोल भगवान होता है? आईपीएस माने क्या होता है? भगवान तो विधायक है, सांसद भी नहीं होता है सर। आपकी समस्या क्या है? मेरी समस्या हमको मत बताइए मुझे। 2 साल बाद उठते हैं, 4 साल बाद उठते हैं, आप उस समय उठे होते। आपकी समस्या ये राधा मोहन जी कि आप जवाब नहीं देना चाहते हैं। सब मुद्दा ये है, आप मेरी बात पूरी होने दीजिए तब आप ये आप पूरी नहीं होने देंगे। गलत बात ना करिए। आप बात पूरी नहीं होने देंगे। आप बात पूरी नहीं होने देंगे सर। आप बात पूरी नहीं होने देंगे। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और हमारे साथ फ्रेम में हैं राधा मोहन दास अग्रवाल जी, जो गोरखपुर सदर से विधायक हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। और हम लोग ललन टॉप की जो चुनावी यात्रा है उसमें हम लोग आ चुके हैं गोरखपुर। और इस पूरी बातचीत में एक टीज़र जो आपको सोशल मीडिया पे ऑलरेडी मिल चुका होगा। राधा मोहन दास जी के यहाँ एक बहुत सुंदर सा डॉगी है जिसका नाम डोडो है। और डोडो के लिए हम लोगों ने ये टेबल, अमितेश दिखा लीजिए गुरु, ये टेबल किनारे की है क्योंकि डोडो महाराज हम लोग के सामने बार बार आ रहे थे और बार बार गोद में चढ़े आ रहे थे और बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे। अब राधा मोहन दास जी बातचीत किया जाए तो मैं आपको डॉक्टर साहब कह के बुलाऊँ या क्या कह के बुलाऊँ? क्योंकि मेरा शहर तो मुझे डॉक्टर साहब कहता है। अब आप लोग मीडिया के लोग हैं, राधा मोहन जी कहते हैं इस पूरी बातचीत में, वही मेरा नाम है। तो राधा मोहन जी, अब पूरी बातचीत में शुरू करेंगे सबसे पहले आपके थोड़े से इतिहास से कि आप बीएचयू में एमबीबीएस वगैरह पढ़ाई की आपने और हमने 76 में एमबीबीएस किया, 81 में एमडी पीडियाट्रिक्स किया, 81 से लेकर के 86 तक, यानी तकरीबन आज से 35 साल पहले मैं बीएचयू में डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स में असिस्टेंट प्रोफेसर रहा। मैं वहाँ जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन का अध्यक्ष रहा। एमएस से पढ़ाते भी होंगे मतलब आप? जी, 5 साल मैंने टीचिंग किया है। उसके बाद मैं जब टीचर हो गया तो मैं टीचर्स यूनियन बीएचयू बूटा जिसको हम लोग कहते हैं उसका महासचिव रहा और अखिल भारतीय टीचर्स यूनियन का जनरल सेक्रेटरी रहा। 86 में पारिवारिक कारणों से मैं गोरखपुर आ गया और मैंने अपना एक नर्सिंग होम। सकते हैं क्या कारण था ऐसा कुछ, अगर एक्सप्लेन शेयर करना चाहें तो? नहीं, कुछ उसमें छिपाने की बात ही नहीं है। हमारे माता पिता का ये दबाव था कि आप गोरखपुर के हो और गोरखपुर में आपको आना चाहिए, गोरखपुर के लोगों के बीच में सेवा करना चाहिए। मैं उस दबाव को नकार नहीं पाया और मुझे अपनी अस्थाई लेक्चरशिप की नौकरी छोड़ करके यहाँ आना पड़ गया। फिर मैंने यहाँ अपना एक बच्चों का अस्पताल बनाया और धीमे धीमे काम करना शुरू किया। तकरीबन 1998 तक मैं शुद्ध चिकित्सीय कार्य करता रहा। उस समय तक मठ से या योगी जी से कोई जुड़ाव नहीं हुआ था? तो हमारा कोई जुड़ाव ही नहीं था। कोई जुड़ाव नहीं था? हाँ, संघ से जुड़ाव था। मैं संघ से जुड़े हुए थे तब से ही? 1974 से अच्छा। संघ का स्वयंसेवक हूँ, बनारस में स्वयंसेवक बनाया गया था। अच्छा। और संघ का मैं प्रज्ञा प्रवाह का विभाग संयोजक था। संघ का मैं स्वदेशी जागरण मंच का विभाग संयोजक था और संघ का मैं कश्मीर बचाओ मंच का विभाग संयोजक था। अच्छा। अर्थात ये जो संघ के ऐसे सारे अनुषांगिक संगठन होते हैं मैं उसमें प्रमुखता से समय देता था, लेकिन राजनीति से मेरा कोई संबंध, डायरेक्ट संबंध 1998 में ही शुरू हुआ। 98 में शुरू हुआ? 98 में यानी
योगी आदित्यनाथ पहला सांसदी का चुनाव लड़ने गए गोरखपुर लोकसभा सीट से। फ़ोन किया, मैं क्लिनिक में बैठा हुआ था। अच्छा, पहले कोई बातचीत थी, परिचय था कि सीधा पहले आउट ऑफ द ब्लू पहला फ़ोन आया था? आउट ऑफ द ब्लू पहला फ़ोन आया था। अच्छा, वो मेरे कौन सा दिन था? वो 18 जनवरी 1998 थी। अच्छा, 19 जनवरी को यहाँ माननीय सुंदर सिंह भंडारी जी का कार्यक्रम था चुनाव की तैयारी की दृष्टि से। उन्होंने रात को फ़ोन किया, कहा कि मंदिर आ जाइए आप। पहले से कोई पहचान नहीं? न कोई बातचीत न पहचान। मेरे लिए बड़ी बात थी। अच्छा, क्योंकि हम लोग आज भी उनको मुख्यमंत्री के रूप में कम और गोरक्ष पीठाधीश्वर के रूप में ज़्यादा मानते हैं, गोरखपुर के लोग। हाँ, तो मैंने कहा अभी आता हूँ मरीज़ देख करके। फिर मैं वहाँ गया। उन्होंने कहा कि आपको मेरे चुनाव का संयोजन करना है शहर का। मेरे समझ में नहीं आया। मैंने उनसे कहा भी कि महाराज जी, मेरा राजनीति से कोई संबंध नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में मैं किसी को जानता भी नहीं हूँ, और भी बहुत सी बातें हुई जो मैं यहाँ नहीं कहूँगा। कुछ बता सकते हैं तो बताइए। अनुचित होगी ना। मैं उस संगठन का मेंबर हूँ। ठीक है, चलिए। तो फिर सहमति बन गई, मैंने उनका काम करना शुरू किया। और फिसले जो इस जगह से फिसलते चले गए। मुझको पता नहीं था कि इतनी ढलान थी। चलिए ठीक है, ढलान पर भी धीरे धीरे आएंगे। डॉक्टरी फिर उसका आपने एकदम बंद कर दिया 98 के बाद? अच्छा, मैं आज भी प्रैक्टिस करता हूँ। देखते हैं, आज भी मरीज आते हैं, और मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मैं 20 साल से विधायक हूँ। 2002 में अपने पहला हिंदू महासभा के टिकट पर चुनाव जीता था। 20 साल हो गए। कोई भी मरीज मुझे ये नहीं कहता है कि अब मैं आपको वोट देता हूँ, आप मुझे निःशुल्क देखिए। लोग आते हैं, अपॉइंटमेंट लेते हैं, बाय अपॉइंटमेंट देखता हूँ। अब जब विधानसभा सत्र चलता है तब स्वाभाविक रूप से बंद रहती है वो काम। अब मेरी बेटी आ गई है। बेटी भी डॉक्टर है? बेटी पीडियाट्रिक्स में ही है। अच्छा, तो मेरे अनुपस्थिति को वो पूरा कर लेती है। अच्छा। वो खुद भी प्रैक्टिस करती है, और मेरे मरीजों को भी देख लेती है। और हिंदू महासभा से पहला चुनाव जीता, फिर दूसरा आपने बीजेपी से लड़ा था, तो फिर वो स्विच कैसे हुआ? देखिए, मूलतः तो हम लोग संघ के स्वयंसेवक थे। हाँ। और संघ का स्वयंसेवक का जो राजनीतिक सोच का संगठन है वो भारतीय जनता पार्टी है। कुछ ऐसी परिस्थितियां थी कि जो तत्कालीन विधायक थे उनके प्रति थोड़ी डिसलाइकिंग थी, और हमारे विचार समूह को ये लगता था कि कहीं यहाँ से समाजवादी पार्टी न जीत जाए। तो समाजवादी पार्टी की जीत को रोकने के लिए हम लोग हिंदू महासभा से आए, और जीतने के दूसरे दिन मैंने जो पहला काम किया, मैं लखनऊ गया, और हमारे विधायक दल के नेता थे लालजी टंडन जी, जो आज हमारे बीच में नहीं हैं। मैंने उनको बता दिया कि मैं गोरखपुर से जीत के आया हूँ, भाजपा के खिलाफ जीत के आया हूँ, लेकिन आज के बाद से भाजपा जो कहेगी मैं वही करूँगा। अगले दिन आप बता दिए? नहीं बता दिया मैं। और फिर हम लोग भाजपा के साथ ही, जब हिंदू महासभा में थे तो भी भाजपा के ही निर्देशों का पालन करते रहे। उनके चुनाव हुए राज्यसभा के, उनके चुनाव हुए विधान परिषद के, उन्होंने मीटिंगों में हम लोगों को जो पर्ची दी कि जिसको वोट देना है हम लोग उसको वोट देते रहे। जबकि पार्टी का व्हिप तो हमारे ऊपर लागू नहीं होता था, लेकिन विचारधारा का व्हिप तो लागू होता है। तो हम लोगों ने उनके दिशा निर्देशों पे काम किया, और स्वाभाविक रूप से जब अगला चुनाव 2007 में आया तो भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट दिया, और तब से मैं भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहा हूँ। अच्छा, योगी के आप चुनाव संयोजक थे 1998 में, उस समय का क्या समीकरण था आपके और मुख्यमंत्री योगी जी के बीच में? आप लोग के बीच में संबंध कैसे थे? बाद में क्या हुआ इस पर हम बातचीत करेंगे तफसील से। उस समय क्या था, गोरखपुर का माहौल कैसा था, आपकी पकड़? जीवन में बहुत सारी चर्चाएं हम सार्वजनिक मंचों पे नहीं कर सकते हैं। राजनीतिक व्यवहारशीलता भी कुछ होती है। अच्छा। और इन विषयों पर हम बोलने के लिए अधिकृत नहीं हैं कि हमारी पार्टी में क्या समीकरण थे। और आप सवाल पूछेंगे, जवाब तो मेरे होंगे कि हमारी पार्टी में क्या समीकरण थे, किन परिस्थितियों में ऐसा हुआ, आज उन समीकरणों की क्या स्थिति है। समीकरणों पे आ जाते हैं। और मुझे लेकिन लगता है, लेकिन समीकरणों पे आने से पहले मैं एक बात ये भी कह दूं कि किसी नेता से बातचीत करिए, और मैं बार बार ये कोशिश करता हूँ, कई बार असफल भी होता हूँ,
जाहिर सी बात है हम लोग का सारा काम परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन हम लोग की कोशिश कई बार रहती है कि एक ऐसी बातचीत की जाए कि उस बातचीत से सुन लीजिए, उस बातचीत से सारी बात निकल आए, मतलब एक किताब लिखी जा सके। उस नेता की प्रोफाइल लिखनी हो तो मैं प्रोफाइल लिख सकूं उस नेता की। किताब लिखने का समय दूंगा, लेकिन समय के पहले कोई भी लिखना चाहे तो समय के पहले किताब नहीं लिखी जानी चाहिए। अच्छा, हर चीज़ का एक समय होता है। किस बात के लिए टोक रहे थे आप मुझे? मैं आपको इसलिए टोक रहा था कि आपका जो चैनल है जी सर, परफेक्शन के लिए जाना जाता है, इसलिए आप ये ना कहिए कि आप ज़बरदस्ती किसी के अंदर घुस करके गलत जवाब निकलवाने का प्रयास। हाँ, जबरदस्ती घुसने का प्रयास कर, मैं तो सवाल पुट कर रहा हूँ। चलिए समीकरणों की बात करता हूँ। आदर्श मीडिया जिसको कहते हैं, हाँ। आपके सौरभ जी को, ललन जी को हम लोग उसका एक प्रतीक मानते हैं। अरे राधा मोहन जी, मैं कहाँ घुस के जवाब निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी तो कोशिश है कि मैं सवाल करूँ, कोशिश तो सभी करेंगे। अच्छा चलिए, अगला सवाल यही है कि अब आप संयोजक थे चुनाव के और बहुत सारे कारणों से आप बताना नहीं चाहते हैं कि क्या हुआ था। अब 17 में विधानसभा का रिजल्ट आता है, 17 विधानसभा का रिजल्ट आता है और मंत्रिमंडल बनता है। एटवा से विधायक सतीश चंद्र द्विवेदी तक को बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री बना दिया जाता है और पिछले 15 सालों से विधायक और मठ से और योगी आदित्यनाथ से उससे भी ज़्यादा समय से, लगभग 20 सालों से जुड़े हुए राधा मोहन दास अग्रवाल जी को कैबिनेट में जगह नहीं दी जाती है। चर्चा ये होती है कि इस बेरुखी से थोड़ा सा कुछ टूट जाता है मन में गांठ सी पड़ जाती है राधा मोहन दास जी के मन में। कितनी सच्चाई है इस बात में? देखिए, ये सवाल अगर आपने जिस समय मुझे मंत्री नहीं बनाया था, उस समय अगर आपने पूछा होता तो मैं कहता कि आपका ये प्रश्न समयानुकूल था। अब तो 5 साल बीत गए, तो गड़े मुर्दों को क्यों उखाड़ना, अब उन्हें कवर्ड में रहने दीजिए। ये निर्णय कौन मंत्री बनेगा नहीं बनेगा, यानी उस समय ये सवाल सही होता मेरा। ये निर्णय कि कौन मंत्री बनेगा या नहीं बनेगा, ये हमारे यहाँ संगठन लेता है। हमारे यहाँ एक सिस्टम है और ये ठीक है कि मैं 4 बार से विधायक हूँ, लेकिन हमारे संगठन में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने संगठन में अपना बहुत सा समय दिया हुआ है। किसी ने विद्यार्थी परिषद में दिया है, किसी ने संघ में दिया है, किसी ने भाजपा में दिया है, किसी ने अनुसांगिक संगठनों में दिया है। जिन लोगों को बनाया गया उनके अपने योगदान रहे होंगे उस समय में। आप उनके राजनीतिक जीवन से उनका मूल्यांकन मत करिए। सतीश चंद्र द्विवेदी ने विद्यार्थी परिषद में एक लंबा समय दिया है, तो जब मंत्रिमंडल बनेगा तो उनके पुरानी गतिविधियों को संगठन ने संज्ञान में लिया होगा। उन्हें लगा होगा कि नहीं, हमें इन्हें लेना है, उन्होंने लिया होगा। ये पार्टी का निर्णय होता है और फिर हमें तो काम करने के 1000 रास्ते मिलते हैं। आप इस शहर में घूमिए, मैं चुनौती तो नहीं देता हूँ लेकिन विश्वास प्रकट कर सकता हूँ। आप मेरे मंत्री न बनने से मेरी गतिविधियों में कोई परिवर्तन आप नहीं देखे होंगे और नागरिकों की हर पीड़ा के साथ मैं हमेशा खड़ा हूँ। अगर मैं सिर्फ मंत्री ओरिएंटेड काम करने की इच्छा रखता तो मंत्री न बनने पर दुखी हो जाता, काम करना बंद कर देता। लेकिन मुझे लगता है कि मैं पहले से अधिक काम कर रहा हूँ। हमारे संगठन में सबकी भूमिकाएं संगठन अपने आप तय करता रहता है और कोई अंत तो राजनीति का हो नहीं गया। जब तक मैं राजनीति छोड़ करके अलग न हट जाऊं, राजनीति में संभावनाएं तो अनंत हैं। तो किसी एक उपलब्धि को अंतिम उपलब्धि मान लिया जाए और उसे न पाने पे निराश हो जाया जाए, ये तो राजनीतिक जीवन का आधार नहीं होता। चलिए, इस किंचित फिलोसॉफिकल थोड़े से एक बातचीत के बाद फिर यही सवाल उठता है कि जब आप का मेरा ये सवाल 5 साल पहले सही होता कि क्या मैंने ये नहीं कहा, नहीं संभवतः नहीं, हाँ, मेरी बातों को न बदलिए। अनुकूल होता। ठीक है, मैं आपको बातों सर, मैं आपकी बातों सर मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन भी तो लीजिए। मैंने कहा स्लिप ऑफ टंग, मैंने ये कहा कि अनुकूल होता। मैंने अमितेश भी कह रहे हैं, अमितेश के बाद मैं आपको फिर ठीक करूंगा। आप इसे रिमाइंड करके देखिएगा। मैंने अनुकूल नहीं कहा है, मैंने समयानुकूल कहा है। समयानुकूल, समय वही तो मैंने कह रहा, अनुकूल 5 साल पहले अगर वही समय ना। आप तो साहित्यिक मीडिया हैं,
आपका जो लल्लन टॉप है सर, आप ना बार बार ना लल्लन टॉप का ना सौरभ द्विवेदी का नाम लेकर मुझे पैट्रोनाइज मत करिए। और मैं सवाल जवाब करने आया है सर, आप मुझे लल्लन टॉप का नाम लेकर पैट्रोनाइज करेंगे? मैं मुझसे सवाल जवाब करिए। बार बार मेरे संपादक को लेकर आएंगे, बार बार मेरे प्रकाशन को लेकर आएंगे, तो वो सही नहीं होगा। जैसे मैं ये ऐसी बात हुई कि जैसे मैं इनसे बात करूं तो मैं बोलूं कि यार अमितेश रजत सेन ऐसे करता है, तुम ऐसे कर, आप मुझसे बात कीजिए। ये मैं आयु से कहूं यार सौरभ द्विवेदी से, आप मुझसे बात कीजिए। मैं आपको समझा दे रहा हूं, अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हैं। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा जाता है, एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः संप्रयुक्तः लोके स्वर्गे च कामधुक् भवति। एक शब्द सही तरीके से जाना जाए, सही परिप्रेक्ष्य और सही परिस्थितियों में प्रयोग किया जाए, वो बात समयानुकूल होती, आपकी बात समयानुकूल होती, उस समय सच होती या नहीं होती वो अलग मुद्दा है। इस समय ये बात समयानुकूल नहीं है। मान लीजिए रार का बिंदु क्या है, आपकी और पार्टी के बीच में एक रार की खबरें जो चल रही हैं, दरार जो दिखाई दे रही है, उसमें उसका बिंदु क्या है, मुझे लगता है आप वो भी नहीं बताएंगे। आप बोलेंगे कि आप पार्टी के कोड से बंधे हुए हैं, आप नहीं बताना चाहते हैं। हाँ, मुझे लगा भाई आप इतनी बातें नहीं बता रहे थे, मुझे लगा ये भी मान लेना चाहिए। क्या बताइए, क्या बिंदु है तब रार का? हाँ, रार की कोई बिंदु हो तो बताऊंगा। है नहीं, रार है नहीं तो बताऊंगा क्या आपको? राधा मोहन जी ऐसा मत करिए। आप जबरन तिल का ताड़ बनाएंगे तो मैं उस ताड़ में गिरूंगा थोड़ी। अच्छा, मैं बना रहा हूँ, खबरें इतनी चल रही हैं गोरखपुर में आप भी रहते हैं। कोई खबरें नहीं, खबरें बताइए आप। अगस्त 2020 में पार्टी महासचिव ने आपको, महामंत्री जी ने, उन्होंने आपको कारण बताओ नोटिस जारी किया। कहा कि राधा मोहन जी आप अनुशासनहीनता का आरोप लगाया आप पर। यह भी कहा गया कि स्वतंत्र सिंह ऐसा कह रहे हैं, स्वतंत्र सिंह उनको ऐसा कहा है। ये भी खबर चली कि 30 अगस्त 2020 को एक मीटिंग हुई, उसमें आप बैठे हुए थे। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा बयानबाजी ऐसे मत करिए, मेरे लिए गोरखपुर का विकास, गोरखपुर की छवि किसी भी व्यक्ति से बढ़कर है। तो क्या ये बातें क्या हवा में हो रही हैं सर, कि मतलब ना कोई आधार भी है? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। इसमें से एक बात आधार पे है, दूसरी बात हवा में है। नोटिस की बात आधार पर है क्योंकि नोटिस दी गई, बाकी हवा में है क्योंकि ऐसा कुछ हुआ नहीं। पार्टी हमारा एक परिवार है, अलग अलग प्रकार के लोग हैं, अलग अलग प्रकार का देखने का नज़रिया हो सकता है। पार्टी को कभी लगा होगा कि शायद ये काम जो मैं कर रहा हूँ वो पार्टी की दृष्टि में अनुशासनहीनता की परिधि में आता होगा। किस काम की बात हो रही है? पहले जवाब तो पूरा करिए, शब्दों को छीनना नहीं चाहिए। फिर मैंने पार्टी को जवाब दे दिया, पार्टी मेरे जवाब से संतुष्ट हो गई। तो एक बार पार्टी ने नोटिस दिया, पार्टी मेरे जवाब को पा गई और पार्टी संतुष्ट हो गई, तो फिर ये तथाकथित रार रह कहाँ गया? अगर पार्टी ने मेरे जवाब से असंतुष्ट होकर कोई कार्रवाई की होती तो बात समझ में आ जाती। पार्टी ने संतुष्टि जाहिर कर दी, बात खत्म हो गई। यानी कोई न कोई समझ फेर में कहीं कोई मैं चीज़ों को नहीं समझा पाया होगा, या उन्होंने किसी गलत दिशा में समझ लिया होगा। जब मैंने जवाब दे दिया तो उनको मेरे मन की बातें समझ में आ गई, बातें खत्म हो गई, आई गई हो गई। तो अब उसको हम किसी और स्वरूप में लेंगे क्यों? कोई कारण नहीं है। ठीक है, चलिए अब मैं बात नहीं पकड़ रहा हूँ आपकी। दूसरी बात आपने कही आधारहीन है, जो सीएम योगी इसकी वाली बात मैंने कही, आप कह रहे हैं आधारहीन है, खबरें कई जगह आई। तीसरी बात, किस बात पर अनुशासनहीनता के आरोप लगे आपके? देखिए, घटना बताइए सर। मैंने आपसे कहा ना, कब की घटना है ये? अगस्त 2020 की। आज क्या है? दिसंबर 2021। अब तक आपने क्यों नहीं पूछा अगर 2020 में? अगस्त 2020 में मैं यहाँ थाने में आपसे दिसंबर 2021 से मिलने आया हूँ यार। आपका अरे राधा मोहन जी, आप ऐसी बात कहेंगे कि मैं आपसे तब मिलने क्यों नहीं आया, आप फिर बोलेंगे आप 84 में कहाँ थे। ये तो बात तो मैं जब होगी तभी ना होगी सर। पूछ रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। कोई घटना जब घटित होती है उस समय जो उसके पक्ष होते हैं वो सामने होते हैं। आप उस समय नहीं आए पूछने, आप तो थे। ऐसा तो था नहीं कि लल्लन टॉप अभी ये 2022 में पैदा हो गया, 20 में भी उतना ही था जितना 22 में है। एकदम था। ठीक, ये सवाल अगर आपने उस समय पूछा होता तो हो सकता था मैं उसके बारे में कुछ बोल पाता। आज 2022 में जब एक नई चुनाव की दृष्टि आ गई तो अब आप उस कब्र में से निकालना चाहेंगे तो मैं नहीं निकालने दूंगा ना। ये ऐसी बात है राधा मोहन जी, ये ऐसी बात है कि मैं इस प्रदेश सुन ले, तो सवाल नहीं पड़ा कर रहा हूं। मैं एकदम नहीं कर रहे हैं। और मैं
डिले हो गए। और न्याय के बारे में भी यही कहा जाता है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अब बात खत्म हो गई। नहीं, अब 2020 अब यहाँ पे राधा मोहन जी मैं भी कुछ कहूँगा। मुझे लगता है कि इस प्रदेश के या देश के नेताओं को, लॉ मेकर्स को, विधायकों, सांसदों को, हाँ, इन विधान परिषद सदस्यों को भी क्यों न ले लें, सबकी एक पॉलिटिकल थिंकिंग है, सबका सोचने का, कहने का, बात करने का नज़रिया है। एक पत्रकार के माध्यम से हम चाहते हैं कि हम उनसे कामों का हिसाब तो ले ही, उन्होंने किया क्या, और हम ये भी सोचें कि समझें कि ये हुआ तो अमुक क्यों हुआ। ठीक है, मतलब अगर ये बात होगी कि साहब ये अब मुझसे ये अगला बोलने लगे कि यार 2 महीने पहले हमसे क्यों नहीं मिले, या 5 साल पहले हमसे क्यों नहीं मिले, या 6 महीने 8 महीने पहले हमसे क्यों नहीं मिले, सुन ली, अब मुझे भी बोलने नहीं दीजिए, 6 7 8 महीने पहले क्यों नहीं मिले, तो रिलेवेंस क्या रह जाएगा। मतलब ये मुद्दा ये है कि फिर मुद्दा ये कि फिर रिलेवेंस क्या रह जाएगा, बात ही नहीं होगी कि 8 महीने 9 10 महीने पहले क्यों नहीं मिले। मैं बताऊंगा, ये घटना अगर 2 साल पहले हुई आपको महत्वपूर्ण नहीं लगी। अब इस समय जब चुनाव आ गया, अब आप हमारी बात आप समझें, आप बोल रहे हैं कि आप बोल रहे हैं कि ये महत्वपूर्ण नहीं है, ये सवाल उठा मतलब महत्वपूर्ण है हमारे लिए। सर आपको जवाब नहीं देना हो तो वो दूसरी बात है, लेकिन महत्वपूर्ण इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ सर। समय क्यों महत्वपूर्ण है? उस समय क्यों नहीं महत्वपूर्ण था? क्योंकि हम आए हैं यात्रा पे, हम गोरखपुर आए हैं। आप इस प्रदेश में नहीं थे? नहीं, यहाँ घटना नहीं हो रही। हम थे, अगस्त 2020 में हम थे। और ये आपका तर्क हो सकता नहीं सर, ये आपका तर्क हो सकता है। बतौर लल्लन टॉप के रिपोर्टर, बतौर लल्लन टॉप के पॉलिटिकल रिपोर्टर, मैं इस तर्क को और इस आरोप को कहीं से स्वीकार करने नहीं जाऊंगा कि मैं नहीं था या लल्लन टॉप नहीं था। मैं अभी आया हूं, हम यूपी की यात्रा पे निकले हैं, यूपी का पॉलिटिकल सोशल सिस्टम उसको समझने, उसको जानने, नेताओं से, मंत्रियों से मिलने हम आए हैं। हमको पता है कि ये घटनाएं हुई हैं। हम इस बात की नोटिस ले रहे थे और हमें लगता है कि इस बात की नोटिस इतनी जरूरी थी, इसलिए राधा मोहन जी से पूछना चाहिए था। अब वो आपकी प्रॉब्लम है सर, आप जवाब नहीं देना। राधा मोहन जी ये साफ कर दीजिए, राधा मोहन जी आप साफ कर दीजिए, आपको जवाब नहीं देना। अब आप तब नोटिस ले रहे हैं जब अगला चुनाव आ रहा है। राधा मोहन जी साफ कर दीजिए, आपको जवाब नहीं देना है। बेसड़ हो गया। आप इस चुनाव में कहीं ना कहीं बायस्ड है, ऐसा मान लूंगा मैं। क्या बायस? चलिए बताइए मेरे क्या बायस है। कह रहा हूँ ना, जो बातें आज से 2 साल पहले की थी, आपने उस समय उसको ध्यान नहीं दिया। आप उत्तर प्रदेश की यात्रा में आज निकले होंगे। उत्तर प्रदेश में तो आप तब भी उतने ही प्रभावी थे। और आज के युग में यहाँ आकर के इंटरव्यू लेना तो जरूरी नहीं है, आप टेलीफोन से इंटरव्यू ले लेते हैं। आप हमसे पूछ सकते थे कि डॉक्टर साहब ये क्या घटना चक्र चल रहा है, आप इस बारे में स्टैंड लीजिए। चलिए आज बात हो रही है, आप ही बता दीजिए। आज नहीं जो ये कह दीजिए ना कि नहीं बताएंगे, ये होगी। प्रश्न इसका नहीं है कि नहीं बताएंगे, प्रश्न ये है कि आज क्यों करेंगे। क्योंकि आप एक नेता हैं और आपका जो पूरा जीवन, पॉलिटिकल जीवन, अगर आपके लिए वो मायने नहीं रखता है, अगर आप उस पर जवाबदेही नहीं पसंद करते हैं, आप उस पर आप उस समय क्यों नहीं लिए? आप 2020 में आए होते और लिया होता। 2020 का छोड़ करके 2022 में जब चुनाव आ गया तो आप राधा मोहन जी सबको यही लगेगा कि चुनाव के पहले राधा मोहन जी अपना हिसाब किताब सेटल रखना चाह रहे हैं, इसलिए बात नहीं करना चाह रहे हैं। यही लगेगा कि आप चुनाव को खराब करने के लिए जानबूझ के सवाल पूछ रहे हैं। क्यों नहीं लगेगा? चलिए बताइए किसके क्या खराब करना चाह रहे हैं चुनाव? समझिए और मैं समझूंगा। हमको बताइए, जनता समझेगी सब। नहीं मैं ये के पास समझ है जनता। आप चलिए बताइए मैं बताइए सर, मैं क्या चुनाव खराब करूंगा? ये जो 23 करोड़ जनता है ना, ये बच्ची नहीं है। ये ना आपके इशारे पे चलती है ना मेरे इशारे पे चलती है। मतलब बात तो वही है सर। ये पूछेगी आपसे भी कि घटना 2020 की थी, इतनी महत्वपूर्ण थी, तो आपने 2020 में ये सवाल क्यों नहीं खड़े किए? आज जब चुनाव का समय आ गया तो आप ये सवाल क्यों खड़े कर रहे हो? आपकी मंशा पर शक जाहिर करेगी। हाँ, मतलब फिर मुझे यहीं पे सब 23 करोड़ जनता अगर समझेगी तो समझेगी ये भी सर कि जब IPS चारू निगम गोरखनाथ थाने की CO थी और कच्ची शराब के प्रदर्शन में मारपीट हुई थी, तो वहाँ पर आप कोट एंड कोट, मैं आपकी बात कोट करूँगा अपने स्क्रिप्ट, उनकी भाषा देखिए कैसे चिल्लाकर हमसे बात कर रही हैं। देखिए इनकी बदतमीजी वाली भाषा। आप चुप रहो, SDM साहब खड़े हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूँ, चुप रहिए, आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे नियम न बताओ तुम, मैंने बताया ना, बर्दाश्त के बाहर मत जाओ, मैं इससे बात नहीं करूँगा, इसके अधिकारियों को बुलाइए। इसके जवाब में IPS चारू बोलती हैं, मैं भी इस क्षेत्र की क्षेत्राधिकारी हूं, जो लॉ एंड ऑर्डर आपने बिगाड़ कर रखा है उसी के संबंध में आपसे बात करने आई हूं। ये सुनकर कैमरे के सामने IPS चारू निगम के आंखों में आंसू आ गए। ये घटना है सर गोरखपुर की। क्या घटना हो गया? क्या मैं बस क्या घटना है ये?
एक आईपीएस अफसर को आप बोल माने क्या भगवान होता है? हाँ? आईपीएस माने क्या होता है? भगवान तो विधायक है, सांसद भी नहीं होता है सर। नहीं होता। मैं बस इतना कह रहा हूँ, एक औरत अगर 80 साल की औरत को लाठी मारेगी, एक औरत अगर 8 महीने की गर्भवती औरत के पेट में लात मारेगी, और एक औरत उसके गोद से 8 महीने का बच्चा छीन करके 50 कदम दूर फेंक देगी, और जब उसको एक जनप्रतिनिधि बताएगा कि तुम्हें ये नहीं करने दूंगा मैं, तो फिर औरत के आवरण में आ जाएगी वो। इस पूरी बातचीत में आपने कहीं नहीं बताया कि आपने ये बोला। समस्या है ना, आपकी समस्या क्या? जो वायरल हुआ उसमें कहीं नहीं आया। आपकी समस्या क्या है? मेरी समस्या हमको मत बताइए मुझे। कि आप 2 साल बाद उठते हैं, 4 साल बाद उठते हैं, आप उस समय उठे होते। आपकी समस्या ये राधा मोहन जी कि आप जवाब नहीं देना चाहते हैं। सब मुद्दा ये है। नहीं रहे। नहीं आप सर ये मैं वीडियो वायरल हुआ, वीडियो वायरल में ये चीजें नहीं आई कि आप ये बोल रहे हैं कि तुमने महिला को लात मारी, आप जब आपने बच्चा छीन के फेंक दिया, आपने मारा, आपने ये किया, आपने वो किया। आप ये नहीं कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि एसडीएम बुलाओ, क्षेत्राधिकारी बुलाओ। अरे सर सीधी सी बात है, आप विधायक हैं, आपकी सरकार है, आप सीधे एफआईआर करवा दो। आप बात सुन लो। नहीं सुन तो लो सर, आप एफआईआर करवा दो। बोल रहे हैं कि वो कोई वीडियो नहीं है। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा सर ऑन द रिकॉर्ड है। नहीं सर ऑन द रिकॉर्ड है, मैंने कहा कि वीडियो वायरल है। मैंने साहब वीडियो वायरल है, मैंने साहब से पूरे वीडियो को देख रहे हैं और आप पूरे वीडियो को आपको जवाब नहीं देना किसी घटना पे, तो आप बोल रहे हैं कि आप 2 साल 1 साल बाद आए। ये तो ट्रेंड पूरे। फिर कह रहा हूँ जवाब नहीं दूंगा। आप क्यों नहीं उस समय आए थे जिस समय घटना हुई थी? आपको क्यों इस बात की पीड़ा नहीं हुई कि 80 साल की औरत को मारा गया? आपको क्यों नहीं पीड़ा हुई कि 8 महीने की औरत के पेट में लात मारा गया? आपको क्यों नहीं पीड़ा हुई कि 8 साल के बच्चे को उठा के फेंक दिया गया? आईपीएस को यह अधिकार दिया जाएगा? हम किस लोकतंत्र में जीते हैं? अधिकारियों के तंत्र में। हम लड़ेंगे, जनता के लिए लड़ेंगे। अब आपकी पीड़ा उस बूढ़ी औरत के साथ नहीं है, उस गर्भवती औरत के साथ नहीं है, उस 8 महीने के बच्चे के साथ नहीं है, उस आईपीएस के साथ है। ये आप जानो। मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, मेरी पीड़ा मेरे नागरिकों के साथ थी, है और रहेगी। चलिए ये मानते हैं इस बात को हम। और पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार के सिंह जो है उस पर तो बात करेंगे अभी। लेकिन मेरा मुद्दा, मेरा सवाल आते हैं, मैं कहाँ रोक रहा हूँ। मतलब वो है तो ऐसा मुद्दा है जहाँ पे रवि किशन ने भी कह दिया कि आपको इस्तीफा दे दिए, लेकिन आप कहेंगे कि भाई पुरानी बातें नहीं बात करेंगे। अब आप क्या कहेंगे हमको नहीं पता। लेकिन अब चारू निगम की बात जहाँ तक हो रही है, आप मेरी पीड़ा की बाइनरी सेट कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ राधा मोहन जी, लल्लन टॉप या रिपोर्टर, फिर आप लल्लन टॉप पे चले गए। मैं बता रहा हूँ, मैं आपको ले जा रहा था तो आप अभी आप फिर लल्लन टॉप पे पहुंच गए। सुन सर, आप लल्लन टॉप को मैंने आपका मैंने आप इंडिविजुअली रहिए। मैं तो आपको लल्लन टॉप, अरे आप अपनी सरकार की बात करेंगे तो मैं आपको नहीं रोकूंगा। मैं अरे सुन लीजिए सर, कह रहे थे आप लल्लन टॉप पे जा रहे हैं। नहीं आप लल्लन टॉप पे जा क्यों रहे हैं? क्योंकि मैं अपनी बात करिए, मेरी बात सुन लीजिए, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। नहीं चलेंगे। अरे आप सुनेंगे, चलिए आप सुनेंगे सर। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ राधा मोहन जी, आप सुनेंगे? क्यों नहीं सुनूंगा? बस लेकिन एक सेकंड सुनिए सर, एक सेकंड। आप पत्रकार के तौर पर ना, मुझे आप ये जो पूरा इंटरव्यू है थोड़ा सा हॉस्टाइल हो रहा है, और यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप एक बाइनरी सेट करना चाह रहे हैं इस पूरी बातचीत में। मैं ऑन द रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस बात को। इस पूरी बातचीत में मतलब समझाइए। मैं समझा रहा हूँ, बात सुन लीजिए, सुन लेंगे तो समझ जाएंगे सर। इस पूरी बातचीत में आप एक बाइनरी सेट करना चाह रहे हैं। बाइनरी ये कि आपकी पीड़ा उसके साथ है कि उसके साथ है। सर मैं आईपीएस चारू निगम से अगर बातचीत कभी होगी मेरी, तो मैं उनसे पूछूंगा बातचीत में। अगर मैं आईपीएस चारू निगम से बातचीत होगी, मैं वहाँ पूछ लूँगा। मैं उस गांव में जाऊँगा जहाँ पे ये घटना हुई है, उस कस्बे में जाऊँगा तो मैं वहाँ लोगों से बात करूँगा। लेकिन वीडियो आपका वायरल है ना? सॉरी सर, सुन तो लीजिए सर। आप बाकी वीडियो को नहीं देख रहे सर। दिस इज नॉट डन सर, दिस इज नॉट डन। आप मेरी बात पूरी होने दीजिए, आप मेरी बात पूरी होने दीजिए, तब आप ये आप बात पूरी नहीं होने देंगे। नहीं, गलत बात ना करिए। आप बात पूरी नहीं होने देंगे। आप बात पूरी नहीं होने देंगे सर। आप बात पूरी नहीं होने जाएंगे सर। आप बात पूरी नहीं होने देंगे। बाकी वीडियो को भूल जाएंगे। आप बात पूरी नहीं होने देंगे। रोते हुए औरत की वीडियो आपने देखी? आप बात पूरी नहीं होने देंगे सर। पूरी 80 साल की औरत की वीडियो आपने देखी? आप बात पूरी नहीं होने देंगे सर। अभी आपने कहा बात पूरी नहीं होने देंगे। अभी आपने कहा बात पूरी नहीं होने देंगे सर। मैंने सार्वजनिक रूप से आपने अभी कहा बात पूरी नहीं होने देंगे। आप उन सारे वीडियो को छोड़ देंगे सर। अरे ये सब शब्द न पकड़ो महाराज। आपने कहा अभी बात पूरी नहीं होने देंगे। मैं आपसे ये कह रहा हूँ। अरे सर, आप झूठ मूठ में इतना आप झूठ मूठ में गुस्सा रहे हैं। आप मेरी बात तो सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। हंस तो मैं भी रहा हूँ सर, आपकी ओर से सफाइयां नहीं आ रही हैं। चलिए चारू निगम की बात हो गई, के सिंह की बात करते हैं। चारू निगम वाली बात पे आप शायद उतना एग्री नहीं कर पा रहे हैं, और आप ये कहेंगे कि आप 2 साल बाद बात करने आए हैं। अगस्त 2020 वाली के सिंह का, पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर के सिंह का आपने
कहा कि केशव प्रसाद मौर्य को लिखा कि इनका स्थानांतरण कर दीजिए। और स्थानांतरण की बात हुई तो यहाँ के अधिकतर विधायक इंक्लूडिंग रवि किशन जो यहाँ के सांसद हैं, उन्होंने इससे थोड़ी नाराज़गी जताई। नाराज़गी जताने के बाद रवि किशन ये भी कहानी आती है, ये भी सुना जाता है कि रवि किशन जी ने कहा कि आपको विधायक पद से इस्तीफा देना चाहिए राधा मोहन दास जी को। सच्चाई है इस बात में? क्या मसला था? क्यों? ये उनसे पूछिए। मेरा मसला के सिंह से मैं बताऊंगा। मैं के सिंह का मसला मैं क्यों बताऊंगा? के सिंह का मसला मुझे जानना, और किसी को मुझे नहीं जानना। मसला ये कि एक क्षेत्र है जहाँ 50,000 लोग रहते हैं। एक यही है जो उनके जल निकासी के रास्ते में सड़क को ऊंचा कर रहा है। एक लोकल विधायक है जो उसको बुला के कह रहा है, भाई तुम इस सड़क को ऊंचा कर रहे हो, बरसात आएगी, इसके एक और इंजीनियरिंग कॉलेज है, दूसरे और एयरफोर्स है, तीसरी और एक ऊंची चौड़ी बंधे जैसी रोड है, तुम इस सड़क को ऊंचा कर रहे हो, ये पूरा इलाका एक गड्ढा हो जाएगा, यहाँ पानी लगेगा, सब डूब जाएंगे, ऐसा मत करो। वो मुझे समझा रहा है कि नहीं सर, मैं इसके नीचे एक नाला बनाऊंगा, वहाँ से पानी बह जाएगा। मैं उसको घर में यहीं बैठा के समझा रहा हूँ कि जो तुम नाला, वो जो ह्यूम पाइप होती है ना, मैं उसको कह रहा हूँ कि ये जो तुम ह्यूम पाइप लगा रहे हो, इससे पानी नहीं बहेगा। फिर भी वो मेरी बात मान नहीं रहा, वो सड़क ऊंचा कर रहा है। मैंने उसको ऊंचा करते समय कहा, देखो तुम, आपकी विधानसभा क्षेत्र की घटना है? मेरी विधानसभा क्षेत्र की घटना है, वो यहीं बगल की है। मैंने उससे कहा, देखो तुम्हारा इस सड़क ऊंचा करने से पानी लगेगा, और पानी लग गया, अगर मेरे नागरिक डूब गए तो मैं तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई कराऊंगा। पानी लगा, मेरे नागरिक डूब गए, मैंने एक चिट्ठी लिखी मौर्य जी को। मैंने उनको बताया कि ये मेरी विधानसभा का मामला है, ऐसे ऐसे पानी लगा है, बताने के बावजूद इसने ऐसा ही किया है, इनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय मौर्य जी ने क्या कार्रवाई किया? न उनको सस्पेंड किया, न उनको नोटिस दिया, सिर्फ इतना किया कि उनको गोरखपुर से उठा करके अपने ऑफिस में अटैच कर दिया, बात ख़त्म। अब उसके बाद उनके समर्थन में कौन आया, कौन नहीं आया, क्या कहा, एक विधायक के रूप में अगर आप विधायक को ये भी अधिकार न दीजिएगा कि उसके 50,000 नागरिक पानी में 2-2, 3-3 महीने तक, मैं आपको फ़ोटो और वीडियो दे सकता हूँ, अगर आप सेलेक्टिविटी में वीडियो ना देखें तो मैं आपको दे सकता हूँ, जब वो डूबे हुए हैं 2-2 फीट। हाँ, आपकी दृष्टि दूसरी है ना, आप एक सर चाहते हैं, आप बात बताइए सर। सर आपकी जवाबदेही भी दूसरी है, आपकी जवाबदेही सर आपकी जवाबदेही भी मेरी सिलेक्टिविटी है। आपके जवाब आप तो ठीक है सर, इंटरव्यू बंद कर दें। अगर क्यों आपको जवाबदेही नहीं है, आपकी सिलेक्टिविटी इस पे है कि इस बात का जवाब 2 साल बाद नहीं देंगे, और जहाँ पे आपने उप मुख्यमंत्री लेटर लिख दिया कि सर इनको हटा दीजिए, वहाँ पे आप जवाबदेही देंगे? आप क्या लगता है कि नहीं, एक विधायक अपने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख करके ये नहीं कहेगा? मैं ये क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी जवाबदेही सिलेक्टिव है सर। ये कौन सी सिलेक्टिव है? मैंने एक चिट्ठी लिखी, एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें आपने कहा था कि ठाकुरों की सरकार है, बनियों की सरकार नहीं है। अब इस पे आप जवाब देंगे? नहीं दूंगा। उस ऑडियो की किसी ने जांच कराई? कहा जाता है कि इसी ऑडियो पे भड़के थे लोग। आप मीडिया के लोग हैं, जब तक कोई ऑडियो ऑथेंटिक न हो जाए, न तो आपको उस पर जवाब मानने का अधिकार है और न मुझे जवाब देने का अधिकार है। अरे तो आप मानते हैं कि नहीं ऑथेंटिक? खंडन ही कर दीजिए। मैंने लिख के दे दिया कि ये गलत है, इसकी जांच होनी चाहिए। कहा जाता है कि वही ऑडियो था, इसके बाद आप कहा कहते हैं, आप जानो। हम क्या कहा जाते हैं? पूरे गोरखपुर की जनता कहती है, गोरखपुर की वो जनता कहती है जो बारिश आता है तो गोरखपुर बोलती है कि गोरखपुर डूब जाता है। वो कहते हैं कि राधा मोहन दास जी सब ठीक है, लेकिन गोरखपुर में पानी की निकासी की व्यवस्था, भले ही वो नगर पालिका काम है, ये निकासी के लिए मैं लड़ूं तो आप कहोगे के सिंह। हम कहाँ कह रहे हैं? मैं जनता कहती है, कहाँ कह रहा हूँ? मैं कहाँ कह रहा हूँ? मैं तो अरे मेरा तो ये सवाल है, नहीं, मेरा ये सवाल है राधा मोहन जी कि के सिंह जी, मेरा ये सवाल है कि आपने उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के लिए लेटर लिखा, ठीक है, चलिए, अरे कर लीजिए, मैं कहाँ कह रहा हूँ, आपका जो मनो करिए। मेरा ये सवाल है, अरे मेरा सवाल ये है सर कि इसके बाद वो जो इंजीनियर ने सड़क ऊंची बना दी थी और पाइप नीचे लगा दिया था, जो भी गड़बड़ी थी, उसको सुधारने के लिए आपने क्या किया? उस दिक्कत को सुधारने के लिए क्या किया? ये सवाल थोड़ा सा ही है। तुझे कसम है, खुद ही को बहुत हलाक न कर।
तो इस मशीन का पुर्जा है, तुम मशीन नहीं। मैं एक विधायक हूँ, 20 साल से हूँ, और जनता अगर मुझे काम करते नहीं देखती, जनता अगर अपनी पीड़ा के साथ खड़े हुए नहीं देखती, तो जनता डॉक्टर राधा मोहन को चुनती होती नहीं आती। 2017 के चुनाव में डॉक्टर राधा मोहन ने कोई नुक्कड़ सभा नहीं की थी, एक मीटिंग नहीं की थी। एक मीटिंग 2017 के चुनाव में मैंने कहीं भाषण नहीं दिया, और हमारी जनता ने हमको 1,22,000 वोट दिया है, 58%। मैं न तो गुंडा हूँ न बदमाश हूँ। आप मेरे घर आए हुए हो, देखने से लगेगा भी नहीं कि विधायक का घर है ये। अकेले जीता हूँ और 1,22,000 वोट पाता हूँ। इसलिए पाता हूँ कि जनता जानती है कि ये शख्स पूरी ज़िंदगी ईमानदारी के साथ हमारे लिए लड़ता है और किसी सीमा तक जाता है। मैं लड़ूंगा, लड़ता रहूंगा, एक अलग विषय है। मैं ये कहूँ कि मैं सब कुछ कर डालूंगा, ये तो कुछ ज़्यादा हो जाएगा। इतना अन्याय मेरे साथ मत करिए। आप ये जानने की कोशिश करिए जो भी आपका नाम है। मैं एक नाम सिद्धांत मोहन है सर। आप सिद्धांत मोहन, मैं राधा मोहन। मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरी सारी लड़ाइयाँ, यदि उसमें से एक लड़ाई भी आप निजी स्वार्थ की निकाल दें तो मैं गलत हो जाऊँगा। लेकिन जहाँ कहीं जनता के साथ अन्याय होगा, मुझे जनता ने वोट देकर चुना है, मेरी पार्टी का शासन है, इसका मतलब ये नहीं है कि जनता के साथ कोई अन्याय हो रहा है तो मेरी पार्टी ने कहा है कि मत बोलना। मेरी पार्टी मुझको छूट देती है कि मैं देखूं कि शासन की नीतियों के अनुरूप हमारे अधिकारी काम कर रहे हैं या नहीं, और अधिकारी अगर गलत हैं तो मैं उन्हें दबाव बनाने का, कार्यवाही कराने का, काम को ठीक कराने का प्रयास करूं, तो मैं करता हूं। अब आप मुझसे ये कहिएगा कि महात्मा गांधी कहते थे कि देश का बंटवारा नहीं होने दूंगा, मेरी लाश पर होगा, बंटवारा हो गया, मरे नहीं, तो ये तो कोई आर्गूमेंट नहीं है। आर्गूमेंट देश के बंटवारे की बात नहीं हो रही है सर। हाँ सर। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, इस पूरे तंत्र में मैं जितना लड़ सकता हूँ, जितना दबाव बना सकता हूँ, जितना जनता के लिए मांग सकता हूँ, मांगूंगा। अब कोई काम नहीं हुआ इसलिए आप कह दो कि आप पे जिम्मेदार हो, तो भाई आप मीडिया हो, आपको अधिकार है, आप वर्डिक्ट दे दो। मैं बतौर एक रिपोर्टर मैं सर ये आरोप मैं एक ये आरोप नहीं बढ़ क्यों दुख हो रहा है, मैं आपको सर अब तो अरे अब आपकी सर दिक्कत है कि आप सुनते नहीं है, सवाल पूरा होने नहीं दे रहे हैं। दिक्कत क्या है सर? आप सवाल पूरा होने दीजिए सर, सवाल पूरा होने दीजिए तो बहुत स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। घटनाएं हो रही थी तब आप नहीं आए। अच्छा सुनिए सर, चलिए सर सुन लीजिए सुन तो लीजिए सर। राधा मोहन दास जी ने लखीमपुर में घटना हुई थी, उसके खिलाफ उस समय आवाज़ उठाई थी। एक भाजपा कार्यकर्ता के यहाँ मौत हुई थी और आपने वहाँ के अधिकारियों को फ़ोन किया था और फिर वहाँ पे अपने यूपी के पुलिस प्रशासन पे सवाल उठाए थे, ट्वीट किया था, ट्वीट डिलीट कर दिया था। ट्वीट किया तो डिलीट क्यों किया? बता देता हूँ। मेरा अपना गोरखपुर का कार्यकर्ता है, अनुसूचित समाज का, महेंद्र पासवान उसका नाम है। वो लखीमपुर में उसका बहनोई रहता है, बहनोई या साला, ठीक। उसके साथ उसकी हत्या होती है, 2 महीना बीत जाता है, कार्रवाई नहीं होती है। जो हत्यारा है उसी कोतवाली में बैठ के कोतवाल के साथ भोजन करता है। वो कार्यकर्ता मेरे पास आता है, मुझसे कहता है, मैं डीजीपी साहब से और एसीएस साहब से फ़ोन मिलाता हूँ, उनके फ़ोन नहीं मिलते हैं। मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि हमारा शासन था उसने फ़ोन नहीं उठाया। 15 साल मैं विधायक रहा हूँ, समाजवादी पार्टी के शासनकाल में रहा हूँ और बसपा के शासनकाल में रहा हूँ, और हमेशा अपने काम जहाँ न्याय होता है वहीं मजबूती से खड़ा होता हूँ। मेरा इतिहास है इसका। वो फ़ोन नहीं उठाता है, मैं ट्वीट करता हूँ कि अगर अधिकारी जनप्रतिनिधियों का फ़ोन नहीं उठाएंगे तो सरकार के लिए बदनामी का सबब बनेंगे। ये लोकतंत्र है। इसके बाद उनके फ़ोन आते हैं, वो उसको संज्ञान में लेते हैं, वो कहते हैं कि मैं तुरंत कार्रवाई करूंगा, वो कार्रवाई करते हैं, वो उसकी गिरफ्तारी भी कराते हैं, कोतवाल को सस्पेंड भी करते हैं। मेरी अधिकारी से अदावत है क्या? अगर मेरा लक्ष्य पूरा हो गया, एक ट्वीट मैंने किया और मेरी कार्रवाई हो गई, अपराधी पकड़ लिया गया, कोतवाल हटा दिया गया, तो मेरी क्या दुश्मनी है क्या डीजीपी से और किसी से? मेरा काम हो गया, मैंने ट्वीट हटा दिया, इसमें गलत क्या है? कहाँ गलत है? मैं तो पूछ रहा हूँ कि घटना क्या थी। अच्छा, इस समय ये भी सवाल उठता है सर, एक सेकंड, हाँ, इस समय ये भी सवाल उठता है जब हम लोग के बीच में एक थोड़ी सी हीटेड किस्म की बातचीत हो रही है। हीटेड है ही नहीं है, आप उसे हीटेड बना रहे हैं सर। मैं तथ्यों पर बहस कर रहा हूँ बस। आप अगर ये सोचते हैं कि आपके हाँ में हाँ मिलाऊं,
तो सब ठीक है, अपनी बात कहूँ तो हीटेड है, तो ये तो गलत है ना। आप मुझे कहने का अधिकार देंगे कि नहीं देंगे? प्रॉब्लम ये है ना कि प्रॉब्लम ये है इस पूरी बातचीत में एक हो रही है। मैं फिर से कह रहा हूँ आपसे, मुझे पता है कि इस बातचीत में बहुत सारी गुंजाइश है, बहुत सारी बात होने की गुंजाइश है। सर प्लीज़ लेट मी फिनिश। और इस पूरी बातचीत में गुंजाइश है कि अगर हम लोग एक दूसरे की बात को सुने, क्योंकि मैं बार बार फील कर रहा हूँ कि आप मुझे मेरी बात कंप्लीट नहीं करने दे रहे हैं। प्लीज़ सुन लेंगे तो आपको ही बुरा नहीं लगेगा। हाँ, आपको ही बुरा नहीं लगेगा और मुझे भी थोड़ी मेरी बात भी सुननी पड़ेगी। एकदम मैं सुनूंगा आपकी बात, सहजता होगी इस बातचीत में। इस पूरी बातचीत में ना, जब आपने भी कहा कि महात्मा गांधी ने कहा कि देश का बंटवारा वाली जो बात आपने कही, मैंने आपको उदाहरण आपने बात कही ना, उदाहरण थी के तौर पे थी, चाहे तर्क के तौर पे, तो वो अलग बात है। आपने कही वो बात, मैं तो सर उस उदाहरण की बात नहीं कर रहा था। मैं ये बात कर रहा था कि उस पूरी समस्या को, जिस पूरे प्रकरण में के सिंह वाला एक पूरे गोरखपुर में एक भयानक एक टसल चल रहा था, जो खबरें जो चली थी उस समय, और वो मेरा सवाल बस इतना था कि वो चीज़ सॉल्व हुई कि नहीं, अभी तक सॉल्व हुई कि नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। आपने ये सर वही बात है, फिर गलत बात। अरे सर सुन तो ली सर, लेट मी फिनिश सर, लेट मी फिनिश सर, लेट मी फिनिश लेट मी फिनिश। पहली बातचीत ये थी कि सांसद ने कहा आपसे इस्तीफा मांगा, ये बात कट। अगला सवाल था मेरा कि वो जो समस्या थी वो सुलझी कि नहीं, तो आपने कहा कि मशीन का पुर्जा है तू मशीन नहीं, जो आपने वो एक कपलेट पढ़ा है ना। तो लेकिन अभी भी मेरा वो सवाल अनुत्तरित है सर कि वो समस्या अभी तक सॉल्व हो पाई है कि नहीं। हाँ, अब दो जवाब दूंगा। एक तो जो आपने पहले बात कही, जिसको आपने कहा कि वो अब रुक जाइए, नहीं रुकिए। अब चूंकि आप हल्के माहौल में आ रहे हैं तो मैं आपको हल्के माहौल में से ही हल्का नहीं, आप नहीं है, मैं आपको, अरे आपका सोचना है, नहीं है मेरा सोचना नहीं है। अब आप सुनिए ना, फिर वही बात, अरे आपके 12 साल से क्या होता है, मैं 20 साल से विधायक हूँ, तो मैं आपसे सीनियर हूँ सामाजिक जीवन में। मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे अब आप बोलने दीजिएगा मुझे, मैं एक डॉक्टर हूँ, चारू निगम के दिन जब ये घटना हुई, मैं उस घटना स्थल से 20 किलोमीटर दूर था। 20 किलोमीटर, नीना थापा स्कूल आप नापिएगा, उस घटना से 20 किलोमीटर। एक औरत ने चिल्लाते हुए फ़ोन पर फ़ोन किया, विधायक जी जल्दी आइए, मुझको मारा जा रहा है। मैं अपनी मारुति लेके खुद ड्राइव करता हुआ मौके पर पहुंचा। मेरे नागरिकों को चारू निगम ने लाठियों से मार करके, पीएसी लगा करके उनकी गांव में ढकेल दिया। मरघट की तरह सन्नाटा मेरी विधानसभा में छाया हुआ था। उस मोहल्ले को चारों ओर से पीएसी ने घेरा हुआ था। मैं विधायक हूँ, मेरे नागरिक मेरे क्षेत्र में लाठी मार के खेत दिए जाएं, किस लिए है? क्योंकि वो कह रहे थे कि मेरे गांव में शराब की दुकान न खोलो। कच्ची शराब की, कच्ची नहीं पक्की शराब की दुकान जी। वो ये कह रहे थे कि जिसका लाइसेंस जहाँ दिया गया, आप बात को, जब आप बात को डिटेल में समझेंगे तो आपको राधा मोहन का एक दूसरा चेहरा दिखेगा। मैं गारंटी दे रहा हूँ, दिखेगा आपको। अब आप बताइए, उस औरत ने फ़ोन किया, मैं वहाँ से भाग करके 20 किलोमीटर खुद गाड़ी चला के मौके पे आया। मेरे साथ 2 कार्यकर्ता थे बस। चारों ओर से पीएसी ने जकड़बंदी की हुई थी। सारे नागरिक गांव छोड़ के भाग गए थे। मैंने वहां से फ़ोन करके अपने कार्यकर्ताओं को बुलाना शुरू किया, भैया तुम आ जाओ, भैया तुम आ जाओ। हम लोकतंत्र में जी रहे हैं, पुलिस की ये तानाशाही कहीं और चलेगी और राधा मोहन के देखते तो नहीं चलेगी। इसके बाद मैं उस गांव में गया, गांव की औरतों को ढाढ़स देकर मैंने निकाला। वो औरतें रो रही थीं। आप खुद बताओ, कहीं तो हम लोग रुकेंगे? 80 साल की औरत के पेट में लाठी मारी जाएगी? 8 महीने की गर्भवती को उसने ऐसे लात मारा, वो गिर गई। उसकी गोद से 8 महीने का बच्चा छीन के उसने फेंक दिया, दूर गड्ढे में गिर गई। मैंने फ़ोन किया एसएसपी को, एसपी साहब आए और एडीएम साहब आए। हम उनसे बात कर रहे हैं, तब तक वो महिला अपने ताव में घुसते चली आ रही है। उसके पास इनसबऑर्डिनेशन नहीं है। अगर वो देख रही है कि उसका एक सीनियर अधिकारी पुलिस का, एक सीनियर प्रशासनिक अधिकारी एक विधायक से बात कर रहा है
उसको बीच में घुस करके हस्तक्षेप करने की क्या ज़रूरत थी? जब उसने हस्तक्षेप किया तो मैंने कहा कि तुम चुप रहो, तुमने मेरे नागरिकों को इस तरह से बेइज्जत किया है, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारे अधिकारी यहाँ खड़े हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूँ, तुम चुप रहो। मैंने क्या उसे गाली दे दी थी माँ बहन की? मैंने क्या उसे ढकेल दिया था? मैंने तो इतना ही कहा था ना कि एक जूनियर अधिकारी को एक विधायक और अपने सीनियर अधिकारियों की बातचीत में नहीं बोलना चाहिए। अब एक विधायक इतना भी नहीं कहेगा। इसके बाद क्या हुआ? वो घटना हो गई, मैं अपने घर चला आया और वो महिला फेसबुक पर चली गई। चारू निगम, आपने वो क्यों नहीं देख लिया? फेसबुक पर जा कर के उसने मेरे आंसुओं की कदम न बनाना, फताना खताना शेयरी करने लगी। एक आईपीएस अधिकारी एक तत्कालिक विवाद में इस तरह से अगर फेसबुक पर जाएगी और अपने फेसबुक पे साइट पर विधायक को गाली दिलवाएगी तो विधायक क्या करेगा? लड़ेगा नहीं। इसके बाद मैंने क्या किया, अब मैं आपको दूसरा चेहरा दिखाता हूँ, सुनिए। इसके बाद मैंने उन महिलाओं से कहा, बेटा तुम्हारे लिए विवाद हो गया, तुम एक पत्रकार वार्ता कर लो। प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता हुई है, कहीं और नहीं। वो बूढ़ी औरत, वो गर्भवती महिला, उन्होंने पत्रकार वार्ता किया, अपनी सारी बातें रो रख कर पत्रकारों के सामने रखा। पत्रकारों ने मोटे मोटे में छापा है। अब आपका क्या मामला है कि आपने उस वीडियो को तो देखा है ना, जिसमें मैं ऐसे कर रहा हूँ। वो जो ऐसे है वही आपको दिखा है, उसके पीछे की कोई भी पूर्व कोई घटना उसके पीछे एक भूमिका होती है। उसके बाद सुनिए, मेरी बात सुन लो। इसके बाद जब मैंने देख लिया कि ये लगातार सोशल मीडिया पे जा रही है और मैं राजनीतिक रूप से अपमानित हो रहा हूँ, नुकसान हो रहा है, मेरी लड़ाई कमज़ोर हो रही, तो मैं टाउन हॉल पर उसके खिलाफ बैठा। माननीय मुख्यमंत्री जी का फ़ोन आया, उन्होंने कहा लखनऊ आ जाओ, क्या बात है, हम लोग कर लेंगे। मैं वहाँ से उठा, लखनऊ गया, लखनऊ बैठ के बातचीत करके बात ख़त्म हो गई। आप मुझे ये बताओ, भाजपा का शासन है, इसका मतलब भाजपा का विधायक अपनी विधानसभा क्षेत्र में नागरिकों के साथ अन्याय हो तो वो कुछ बोले ही नहीं, वो लड़ेगा नहीं उनके खिलाफ। हमें नागरिकों ने वोट दिया है और वो सब गरीब वर्ग के लोग हैं, वो बड़े समुदाय के लोग भी नहीं हैं, वो सब निहायत गरीब है। मैं आपसे आग्रह करूँगा, आप यहाँ से उठिए, मैं यहीं बैठा हूँ, आप उस गांव में जाइए, उन औरतों से पूछिए कि क्या घटना हुई। एक अधिकारी को इतना अहंकार, इतना पद का दुरुपयोग। लोकतंत्र में विधायक अगर मार दे तो तुम कहो, गाली दे दे तो तुम कहो। अगर विधायक ये कह रहा है कि तुम चुप रहो, तुमने मेरे नागरिकों के साथ ये किया है, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे सीनियर अधिकारियों से बात कर रहा हूं, तुम चुप रहो, इसमें रोने की बात क्या आ गई? और रोने का इतना ही शौक था तो उस 80 साल की बूढ़ी औरत के आंसू क्यों नहीं दिख रहे थे उसको? 8 महीने की गर्भवती औरत जिसके पेट में वो लात मार रही थी, वो क्यों नहीं दिख रहा था उसको? जब तक उसे अपने पद की गुंडाई करनी थी तब तक तो वो IPS बनी थी, और जब उसने देखा कि शेर को सवा शेर मिल गया तो बलबल आंसू चुआने लगी। और अपने देश का एक अद्भुत सिद्धांत है, आंसू हो तो हर आदमी द्रवित हो जाता है। आप भी द्रवित हो गए। आपको लगता है कि डॉक्टर बहुत बदमाश था, सच क्या है? मैं आपको फिर कह रहा हूँ, आग्रह से कह रहा हूँ, आपने बड़ा गंभीर सवाल उठाया है। कितना दूर है वो तेनुही गाँव? जाइए पूछिए उन औरतों से। मैं अगर ये नहीं कहूँगा तो मैं विधायक हूँ किस लिए? क्या मैंने कमा के अपना घर भर लिया है? क्या मैं भ्रष्ट हूँ? क्या मैं चोर हूँ? क्या मैंने 20 साल की विधायकी में 4 रुपया कमा लिया है? अगर कुछ भी नहीं किया है, और चुनौती के साथ कहता हूँ, एक आदमी इस शहर में आप नहीं पैदा कर पाएंगे जो ये कह दे कि मैंने डॉक्टर राधा मोहन को कभी भी किसी भी काम के लिए, इस पे बोल रहा हूँ, एक आदमी नहीं पैदा होगा जो कहे कि राधा मोहन को उसने कभी पैसा दिया है। तो राधा मोहन अगर 100% ईमानदारी से राजनीति करेगा तो ईमानदारी सिर्फ आर्थिक नहीं होती है, ईमानदारी अपने नागरिकों के प्रति भी होती है। मैं चुप भी लगा सकता था कि मेरी पार्टी का शासन है, लेकिन पार्टी ने मुझे टिकट दिया है। ये नागरिकों का वोट, नागरिक मेरे ऊपर विश्वास प्रकट करते हैं। आज के मैं आपको बता रहा हूँ, आप मुझे जानते नहीं।
मेरे शहर में आप घूम जाइए। सवाल जो आप कर लेते हैं, हाँ, करिए। सिंह वाला बताना था आपको। मैं बताऊंगा आपको। चलिए सर, वो बात हो गई जो आपने बताई चारू निगम जी की बात, और अब दूसरी बात के सिंह वाली, उस पर आपको बताना था कुछ। सर बताएं। देखिए, मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ। पहले बता दूं दर्शकों को कि कैमरे की बैटरी डाउन हो गई थी, तो इस वजह से हमें लाइट वाइट अटैच करने के लिए थोड़ी देर के लिए कैमरा बंद करना पड़ा था, बैटरी वैटरी चेंज करने के लिए। सर बताएं। देखिए, मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ और मेरा समर्पण सिर्फ अपने नागरिकों के लिए है, किसी अधिकारी के लिए नहीं है। अगर कोई अधिकारी गलत काम कर रहा है और मुझे दिख रहा है कि नागरिक मेरे डूबने वाले हैं, तो मैं अधिकारियों को रोकूंगा। रोकने के क्रम में अगर वो मेरे मना करने के बावजूद भी उस काम को करेगा और मैं कह रहा हूँ कि डूब जाएगा, और आप इसकी बात कर रहे हैं, मैं मेडिकल रोड की बात कर रहा हूँ। यही काम मेडिकल रोड पे भी हुआ है। आप चले जाइए मेडिकल रोड पर, सुरंग कॉलेज वाले, क्या आप जाइए, आसपास के दोनों ओर के हजारों लाखों की संख्या में नागरिक डूबे थे, क्योंकि पीडब्ल्यूडी के लोगों ने सड़क ऊंची करा दी। मैं उसके खिलाफ भी लड़ रहा हूँ। मैंने वहाँ भी कहा था सब पानी में डूब जाएगा, और सब पानी में डूब गया। आप जो पानी की बात कर रहे हैं ना, सब डूब गया, क्योंकि उनका विधायक कहता रह गया। अधिकारियों के समझ में नहीं आई। अधिकारियों ने कहा आप डॉक्टर हो, मैं इंजीनियर हूँ, हम जानते हैं कि पानी कैसे बहेगा, और हमने देखा कि पानी कैसे डूब गया। एक विधायक और क्या करेगा। मैं अधिकारियों के लिए नहीं बना हूँ, मैं अपने नागरिकों की लड़ाई किसी भी हद तक जाकर लड़ूंगा। अब मैं एक सवाल अपना दोहराऊंगा सर। मेरा बस वही सवाल था अभी तक, शायद उस पर जो जिस पे आपने कहा था कि क्या था, तू मशीन का पुर्जा है, तू मशीन नहीं, तो वो कपलेट था जिस पे आपने कहा था कि अभी तक वो समस्या सुलझाई जानी है शायद ना। मैं आपको एक चीज़ जवाब दूँ। जी जरूर। परसों मैंने एक विज्ञापन दिया है माननीय मोदी जी के आने पर, मैं आपको अखबार दिखा सकता हूँ। उस अखबार का पहला जो पॉइंट है, मेरा पहला पॉइंट, मेडिकल रोड और देवरिया रोड पर बने हुए ऊंचे नाले को तोड़वा करके जल निकासी की समस्या का समाधान कराऊंगा। ये मेरी पहला नागरिकों से मैंने वादा किया है उसी विज्ञापन में। मैं जिस स्तर पे जितनी लड़ाई जब जहाँ जैसे लड़ सकता हूँ तब तहाँ उतनी लड़ूंगा, और किसी लड़ाई में आज मुझे सफलता नहीं मिलेगी, कल मिलेगी, लड़ता रहूँगा। ये मेरा काम है, मैं इसीलिए चुना गया हूँ। एक और वीडियो वायरल हो रहा था इसमें आप ट्रक को धक्का वक्का लगा रहे थे, क्या हुआ था? मैं जा रहा था मानबेला में, ये बात होगी 10 दिन पहले की, 2 दिसंबर की शायद है, ये क्या 2 डेट मुझे याद नहीं है, 10-12 दिन पहले की होगी, हो सकता है 2 दिसंबर की ही हो। सामने से एक ट्रक आई और ट्रक आकर के वहीं खराब हो गई। ट्रक के रुक जाने से पीछे गाड़ियों की एक लंबी लाइन लग गई। सारे गाड़ी में बैठे लोग हॉर्न बजा रहे हैं, सब एक दूसरे के आगे जाना चाहते हैं। कोई ये नहीं देख पा रहा है कि ये ट्रक खराब हो चुका है, और ट्रक की चौड़ाई उतनी ही है जितनी सड़क की चौड़ाई है। जब तक ये ट्रक हटाई नहीं जाएगी रास्ता खाली नहीं होगा। तब मैंने तय किया कि यहाँ कोई आगे नहीं बढ़ेगा हटाने के लिए। मैं यहाँ का विधायक हूँ, मैं अगर ढकेलूँगा तो मेरे ढकेलने से ट्रक नहीं हटेगी, लेकिन मेरे ढकेलने से बहुत सारे नागरिक आकर के ढकेलेंगे। अच्छा, ठीक वही हुआ। मैं गया चुपचाप से, ट्रक को मैंने ढकेलना शुरू किया, और मेरे देखते देखते 25-30 नागरिक इकट्ठे हो गए। सब ने ट्रक को ढकेला, और ढकेल करके हम लोगों ने पीछे ट्रक को ले जाने का काम किया। तब तक ट्रक स्टार्ट हो गई, रास्ता खाली हो गया। मैं ऐसे ही लोकतंत्र में विश्वास करता हूँ। अच्छा सर, गोरखपुर में ये सब बातें होती हैं, और गोरखपुर सदर से आप तो विधायक हैं, तो यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था पे बहुत बात होती है। और कोविड की सेकंड वेव ले लीजिए, जिसमें पूरे यूपी में स्थितियाँ ख़राब थीं, और बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन कांड होता है 2017 में, बच्चों की मौत होती है ऑक्सीजन की कमी से। ऐसी ये खबरें आती हैं, लेकिन बार बार मेरी जो बीआरडी के प्रिंसिपल थे गणेश जी, मेरी उनसे ही मुलाकात होती है, वो बार बार इस बात का खंडन करते हैं। और सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा था अगस्त में तो बच्चे मरते ही हैं, कोट एंड कोट, ये बात तो सबको पता है। स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में बतौर एक लॉ मेकर आपका क्या कहना है? गोरखपुर खासकर जब इनकम्फ्लाइटिस का मौसम आता है, गोरखपुर का बीआरडी मेडिकल कॉलेज जो टर्शियरी सेंटर है ओवरवेल्म हो जाता है। अभी एम्स खोला गया, हो सकता है अरेंजमेंट कुछ दूसरी हो जाए आने वाले समय में, आपका क्या सोचना है? देखिए, 2017 के पहले ही समस्याएं थी,
योगी जी मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री बन करके कोई उनके पास जादू की छड़ी नहीं थी कि 4 दिन में सारी व्यवस्था सुधार देते। आज इनकेफ्लाइटिस करीब करीब ख़त्म हो चुकी है। मेरे ही अपने कार्यकाल में 2005 में, 6 में, 7 में, 8 में इसी शहर में 5-5, 6-6 हज़ार बच्चे मरते थे। वो गोरखपुर शहर के बच्चे नहीं होते थे। से जो लोग कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज मिला, चूँकि मेडिकल कॉलेज शहर में, इसलिए यहाँ मरते थे। इनकेफ्लाइटिस शहरों की बीमारी नहीं है, गांव की बीमारी है। हमारी विधानसभा की बीमारी नहीं है, लेकिन एक डॉक्टर हूँ और मेडिकल कॉलेज की मौतें हैं, इसलिए मैं आँख नहीं मूंद सकता हूँ। आज स्थिति ये है कि इस साल कुल 27 मौतें हुई हैं। तो इनकेफ्लाइटिस का समाधान न हुआ होता तो ये मौतें घटती कैसे? ऑक्सीजन की कमी की बात सही है कि गलत है सर? ये एक ऐसा तथ्य है जिसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि एक चिकित्सक थे यहाँ, उन्होंने ये बताने की कोशिश किया कि उन्हीं की व्यवस्था के नाते ऑक्सीजन की कमी दूर हो गई। उन्होंने इस पूरे तारतम्य में एक पब्लिसिटी लेने का काम किया। मैं कोई नाम नहीं लूँगा। सरकार को ये बात बुरी लगी। अगर कोई ऑक्सीजन की कमी आई है इस सिस्टम में और ऑक्सीजन की कमी दूर की जा सकती है, तो इसे बिना पब्लिसिटी किए भी दूर किया जा सकता था। आखिर दूर हुई ना बाद में। और ये तो कार्रवाई सबके ऊपर हुई, प्रिंसिपल के ऊपर हुई, पीडियाट्रिशियन के ऊपर हुई, एनेस्थीसिया के डॉक्टर के ऊपर हुई, नोडल अफसर के ऊपर हुई। सब कोर्ट में गए, धीमे धीमे उसमें कार्रवाई हुई है और आज ये स्थिति बनी है कि आज हम बहुत बेहतर स्थिति में हैं। मैं उस घटना को मान सकता हूँ कि एब्रेशन हुआ है, लेकिन इस बात को समझने की चेष्टा करिए कि योगी के मुख्यमंत्री बनने के पहले जो व्यवस्था थी उसको योगी 4 दिन के अंदर नहीं सुधार सकते हैं। इट टेक्स टाइम। इस पूरे सिस्टम को ठीक करने में समय तो देना पड़ेगा। आज 5 साल बाद हम ये नहीं कह सकते हैं मेडिकल कॉलेज के बारे में। आज हमारे मेडिकल कॉलेज में हर तरह की सुविधा है। आज हमारे पास खुद का एम्स भी है। आज हमारे पास इनकेफ्लाइटिस और इस पूरे सिस्टम के इलाज के लिए सिर्फ मेडिकल कॉलेज नहीं, जिला अस्पताल में, कम्युनिटी स्वास्थ्य केंद्र में, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, हर जगह हमारे पास सिस्टम है। और मैं इस बात को एक बच्चों के डॉक्टर के रूप में हमेशा कहता हूँ, इनकेफ्लाइटिस का मरीज अगर पहले दिन इलाज होगा तो मौत की संख्या बहुत कम होगी, विकलांगता बहुत कम होगी। आज वही हो रहा है। इनिशियल ट्रीटमेंट हो रहा है, इसलिए मर भी कम रहे हैं और विकलांगता भी कम हो रही है। चलिए, तो ये राधा मोहन दास जी से हमारी बातचीत थी। इस पूरी बातचीत में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं आप लोगों को। राधा मोहन दास जी ने कुछ प्रश्नों पर हमें कहा है कि आप इसका जवाब पहले क्यों नहीं लेने आए, हमें पहले क्यों नहीं फ़ोन लगाया, या पहले गोरखपुर क्यों नहीं आए। हमने उनसे कहा कि राधा मोहन दास जी जब आएंगे तभी तो सवाल पूछेंगे। तो हमारे और आपकी बीच की बातचीत थी ये। आपको कैसी लगी ये बातचीत हमें ज़रूर बताइएगा। बतौर एक रिपोर्टर, बतौर एक संस्थान कर्मी, मेरा हमेशा ये हम लोगों का ही सबका एक बतौर एक लॉ मेकर आपका भी कुछ कमिटमेंट्स होंगे। मैं अब अपनी बात करूँगा फिर आप कहिएगा। हमारा एक कमिटमेंट होता है कि साहब हम पूरी बात कहें, पूरी बात सुने, निष्पक्ष होकर। अगर हमें कोई भी बहस में, बातचीत में हमें कभी भी कोई भी कहे, क्योंकि मतलब यूट्यूब सेक्शन है हमारा, ओपन रहता है, कभी भी कमेंट कर सकते हैं, कभी भी कमेंट पढ़ सकते हैं। लोग कहते ही हैं कि साहब आप इस पार्टी से पैसा आया है, तो आपको उस पार्टी से पैसा नहीं आया। कमेंट सेक्शन में इस तरह की बातें लिखी मिलती हैं आपको। और तो हमें बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको पता है कि अगर एक थंब रूल होता है कि अगर आपको हर तरफ से गालियां पड़ रही हैं तो ठीक है, आप लगभग सही जा रहे हैं। काम का जो स्टेटस है, आपका जो एथिक्स है पत्रकारिता का, वो एथिक्स मेंटेन होना चाहिए हर सूरत हाल में। गलत है तो काउंटर कीजिए, सही है तो टिके रहिए। अब चुनावी मौसम है, अब इस मौसम में तमाम चीज़ें हो रही हैं। अभी 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी यहाँ पे आए थे, उन्होंने खाद कारखाने का उद्घाटन किया था, तो उस समय भी बहुत भीड़ भाड़ पूरे गोरखपुर में हुई थी। अब धीरे धीरे यूपी पूरा चुनावी मोड में जा रहा है। टिकट का बंटवारा शुरू होगा, विधानसभाएं फिक्स होंगी, प्रत्याशी इधर उधर बदले जाएंगे, नहीं बदले जाएंगे, वो सब भी बातें होंगी। सारी पार्टियों की अपनी जुगत शुरू होनी है। तो इन सब के बीच में हम चाहते हैं कि नेताओं से मिला जाए और विधायकों से मिला जाए, सांसदों से मिलाया जाए, या ऐसे नेताओं से मिला जाए जो एक्टिव राजनीति में नहीं है लेकिन कभी एक
एक बड़ा मेयार अपना बना चुके हैं अपनी राजनीति में, तो उनसे भी मिला जाए और उनसे जाना जाए जीवन के बारे में, जिससे जिन घटनाओं से, जिन चीज़ों से वो बनते हैं, तो उनसे उस बारे में बातचीत की जाए, थोड़ा सा पाठकों को, दर्शकों को थोड़ा इस बारे में टू एंड फ्रो जाना जाए। और राधा मोहन दास जी इस बातचीत में, कैमरा शुरू होने के पहले और बातचीत में भी, बीच में भी बता चुके हैं कि पूरे गोरखपुर में ये बात कोई नहीं कह सकता कि कभी भी आपने जनता के खिलाफ कभी कोई काम किया हो। देखिए, ये तो आप मेरी जनता से पूछिए, मैं फिर कहूँगा और ऑन कैमरा कहूँगा, लोकतंत्र नागरिकों का राज है, नागरिकों के द्वारा है, नागरिकों के लिए है। इसे कोई भी ये समझेगा कि वो नागरिकों को बंधक बना लेगा, चाहे वो अधिकारी हो या राजनेता, ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, मेरे नागरिकों से पूछिए, अन्याय होगा तो लड़ूंगा। और किसी अधिकारी को ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि पढ़ा लिखा डॉक्टर जनता की लड़ाई नहीं लड़ पाता। अगर मेरे नागरिक डूबेंगे तो लड़ूंगा, मेरी बूढ़ी औरत को मारा जाएगा तो लड़ूंगा, गर्भवती औरत के पेट में लात मारा जाएगा तो लड़ूंगा, कोई अधिकारी अन्याय करेगा तो लड़ूंगा, नागरिकों का शोषण होगा तो लड़ूंगा। ठीक है सर। हम जनता की आवाज़ हैं। ठीक है सर। आप सिर्फ एक माध्यम है। जी सर। हमें 5 साल काम करना है जी। आप 5 साल में एक दिन अभी आए हैं। नहीं सर, 5 साल में चौथी बार आया हूँ सर। मेरा कहना सिर्फ इतना था, जब घटनाएं होती हैं तब वो सही परिप्रेक्ष्य में देख ली जाती हैं। जब आप उस समय उसको इम्पोर्टेंस नहीं दे करके चुनाव के समय देते हैं तो ऐसा लगता है जैसे क्या होता है। खतरे तो बहुत बड़े बड़े होते हैं। आप भी समझदार हैं, मैं भी समझदार हूँ, दर्शक भी चुनाव समझदार हैं। सब समझदार हैं और वो हमें भी समझते हैं और आपको भी समझते हैं। इसलिए इस भ्रम में नहीं, ये तो मैंने आपसे कहा ही नहीं। मैंने किसी सवाल का जवाब देने से तो इनकार किया नहीं। मैंने आपसे सिर्फ इतना कहा कि जब चुनाव का समय आए, आप 5 साल पहले पुरानी घटना को ले आए, अगर वो घटना इम्पॉर्टेंट थी और आप 8 बार यहाँ आ चुके थे और मैं तो उपलब्ध था, तो ये सवाल उस समय भी मुझसे पूछे जाने चाहिए थे। राधा मोहन दास जी ये कह रहे हैं, समय नहीं पूछेंगे, ठीक है सर, तो आपको मैं इस समय भी नहीं पूछने का अधिकार दूंगा। चलिए, राधा मोहन जी का कहना है कि जनता समझदार है और सवालों का जवाब वो ये कहकर शायद मैनूवर कर रहे हैं कि आपने पिछले साल अगस्त 2020 में नहीं पूछा तो इस समय हम क्यों पूछ रहे हैं। खैर, जनता समझदार है, मौसम चुनावी है, तैयारियां हो रही हैं हर जगह, जो भी कटेगा बटेगा सबको पता चलेगा। आप लल्लन टॉप देखते रहिएगा, अपनी राय से हमको कमेंट सेक्शन में अवगत कराइएगा। ख्याल रखिएगा अपना। शुक्रिया।